हेलो दोस्त, इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता देखने वाले हैं। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का 2 चैप्टर का अपलोड कर दिए हैं वीडियो, और यह तीसरा चैप्टर होगा हड़प्पा सभ्यता। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। यह थोड़ा लंबा चलेगा। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और इसका विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। विश्व की पहली सभ्यता कौन सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और इसका विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। और इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता। तो पूछता है कि किस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। और लेखन कला के विकास इसी में हुआ है। सर्वप्रथम लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता में हुई है। किस में हुई है? सुमेरियन या मेसोपोटामिया की सभ्यता में। और यह विश्व की पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया। और विश्व की दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। और इसका विकास इजिप्ट में नील नदी के तट पर हुआ है। इजिप्ट यानी मिस्र में नील नदी के तट पर हुआ है। और मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन या वरदान कहा जाता है। और विश्व की तीसरी परंतु सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता आपको हड़प्पा सभ्यता है। इसका विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? तो आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता विश्व की तीसरी सभ्यता है, और सबसे बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता का विकास के उत्तर पश्चिम भाग में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, जैसे कि यह आपको उत्तर हुआ, ये ईस्ट यानी पूरब हुआ, या दक्षिण हुआ, और यह वेस्ट यानी पश्चिम हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। और यह वर्तमान के विश्व के 3 देश में है। आपको भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति है ना, वो लगभग त्रिभुजाकार है। और इसका जो क्षेत्रफल है ना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ इसका क्षेत्रफल। 12,06,000 किलोमीटर। और आइए आपको आगे देखते हैं। आगे में है वर्तमान में भारत के जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वर्तमान में भारत के 6 राज्य में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। 6 राज्य है, जो आपको 6 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान के कितने राज्य और केंद्रीय यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 6 राज्य कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, देखिए आपको यूटी यानी आपको जम्मू कश्मीर। और हड़प्पा सभ्यता की चौहदी देखते हैं। आइए चौहदी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास उत्तर में, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा तक है, और मांडा जम्मू कश्मीर में है, और मांडा चिनाब नदी के पर है, चिनाब नदी पर स्थित है। और दक्षिण में आपको दैमाबाद तक है हड़प्पा सभ्यता का। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र गोदावरी या परभरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी या परभरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी या परभरी नदी के तट पर स्थित है। और इसका विस्तार उत्तर में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी का। और इसका विस्तार पश्चिम में सूतका गंडौर पाकिस्तान तक है, और सूतका गंडौर दास नदी के तट पर स्थित है। तो इसकी चौहदी देख लिए हैं आपको, या उत्तर या ईस्ट या साउथ या वेस्ट। तो उत्तर में मांडा नदी, उत्तर में मांडा तक, और मांडा जम्मू कश्मीर में है, और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद, यह महाराष्ट्र में है, या गोदावरी या परभरा नदी के तट पर स्थित है। आपको उत्तर में देख लिए हैं, दक्षिण देख लिए हैं, पूरब में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और पश्चिम में सूतका गंडौर
पाकिस्तान में, जो 10 किलोमीटर पर स्थित है। और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। वही धात्विक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता आपको कांस्य युगीन सभ्यता है। और यहाँ से नगरों के कई सारे प्रमाण मिले हैं, जिससे विद्वानों में इस सभ्यता को नगरीय या शहरी सभ्यता की संज्ञा दी है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय या शहरीय सभ्यता की संज्ञा दी है। आइए आगे देखते हैं इसकी खोजकर्ता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया, लेकिन वह इस सभ्यता को विकास में नहीं ला पाया। और बाद के दशक में जाकर 1850 के दशक में एलेक्जेंडर कनिंघम ने भी कई सारे हड़प्पाई सभ्यताओं के स्थल के विषय के बारे में पता लगाया, लेकिन वे भी इस सभ्यता को प्रकाश में नहीं ला पाया। बाद के दिनों में जाकर 1921 में सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में 1921 में सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः प्रकाश में लाने का काम किया। अंततः हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। और कब हुआ हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में। और किसके दिशा निर्देश में? सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में। और हड़प्पा है ना रावी नदी तट पर स्थित है, रावी नदी पर। और हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। तो काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। वही कार्बन 14 पद्धति के तहत हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल है 2350 से 1750। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है, तो होगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। और अगर कार्बन 14 के तहत पूछेगा, तो कार्बन 14 के पद्धति के तहत हड़प्पा सभ्यता काल है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। और आइए इसका निर्माता देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनके अध्ययन करने से यह पता चलता है कि 4 प्रजाति के मानव हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे। भूमध्यसागरीय, प्रोटोस्टाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड। भूमध्यसागरीय, प्रोटोस्टाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड। भूमध्यसागरीय, प्रोटोस्टाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। और सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे, जिस कारण इस सभ्यता का निर्माता भूमध्यसागरीय प्रजाति को माना जाता है। सबसे ज़्यादा आपको भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग इस सभ्यता में निवास करते थे, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का निर्माता भूमध्यसागरीय प्रजाति को माना जाता है। किस प्रजाति को माना जाता है? भूमध्यसागरीय प्रजाति को माना जाता है। और आइए इसका नामांकन। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इत्यादि से जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। वही सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। वही सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है, जिस कारण इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता ही है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा ही रखा गया। तो हड़प्पा सभ्यता को उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता ही है। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देखते हैं। अभी तक कुल 2800 स्थलों की खुदाई हुई है, उसमें से 6 स्थल विकासशील अवस्था में थे, जिसे नगर और शहर की संज्ञा दी गई है। अभी तक टोटल 2800 स्थलों की खुदाई हुई है, जिसमें मात्र सिर्फ 6 स्थल विकसित अवस्था में पाई गई है, जिसे नगर या शहर की संज्ञा दी गई है। तो वह कौन कौन 6 गो है? तो आइए देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल और बनावली। कालीबंगा, लोथल और बनावली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो तीनों पाकिस्तान में है। कालीबंगा, लोथल, बनावली। कालीबंगा, लोथल, बनावली यह भारत में है। और कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में है। तो कुल कितने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कुल कितने स्थल को नगर की संज्ञा दी गई? 6। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल, बनावली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो की खोज कर
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। कालीबंगा, लोथल, बनावली कहाँ है? भारत में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल गुजरात में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। आइए कुछ नोट में बातें हैं। पिगोट नामक विद्वान ने विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दी है? पिगोट ने। पिगोट में हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस दो स्थल को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है और यह पिगोट नामक विद्वान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पिगोट नामक विद्वान के द्वारा दिया गया है। और आइए आगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल की खुदाई हुई है, खोजी गई है, उसमें सबसे बड़ा स्थल आपको मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो। और वही भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और वही भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। तो आइए हड़प्पा देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा 6 विकसित शहर था, तो आइए सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा जो है ना, वह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में किया। तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। भारत में भी एक पंजाब है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया 1921 में। आइए मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो, इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। और यह मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है और यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी है और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता 1921 में हुआ है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। और दोनों शहर आपस में एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आपस में एक दूसरे से सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन, तो पूछेगा सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ हुआ है? तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया, जिस कारण विदेशियों ने कपास को सिंडन कहा। विदेशियों ने कपास को क्या कहकर पुकारा? सिंडन कहकर पुकारा। और कपास को भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है। कपास को भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया, जिस कारण विदेशियों ने कपास को सिंडन कहकर पुकारा। और कपास भारत का देशज पौधा है। अब तीसरा पॉइंट में है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार है। मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार है। और इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? अगर किसी के पास एक वस्तु है, अगर मेरे पास भी एक वस्तु है, तो दोनों वस्तु का हस्तांतरण, यानी वो इसके पास के वस्तु मेरे पास और मेरे पास के वस्तु इसके पास जो लिया दिया क्या करता था, वही वस्तु विनिमय प्रणाली है। वही वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। और इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था। अगला है चनहुद्रो। चनहुद्रो की बात की जाए तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इससे पहले देखे थे मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थे। चनहुद्रो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और चनहुद्रो का उत्खनन अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देश में हुआ है। और चनहुद्रो का खोजकर्ता गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चनहुद्रो की खोजकर्ता गोपाल मजुमदार ने किसके दिशा निर्देश में किया है? तो अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देश में। चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है,
सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं। आगे है लोथल। लोथल की बात की जाए तो लोथल आपको गुजरात में है, और लोथल का गुजराती भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इससे पहले देखे थे मोहनजोदड़ो को, और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता था मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ लोथल है। लोथल का गुजराती भाषा में भी अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह वर्तमान के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल का खोजकर्ता रंगनाथ राव है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो आंसर होगा भोगवा नदी। और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और लोथल का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और लोथल का खोजकर्ता रंगनाथ राव है। और अगला नोट में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन भारत में हुआ है, उसमें से सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति यानी स्वतंत्रता प्राप्ति कहने का मतलब 1947 के बाद जितने भी हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हुआ है, और उसमें से सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। जैसे गुजरात में रोचदी है, रंगपुर है, सुरकोतदा है, धोलावीरा है, ये सब गुजरात में स्थित है। आइए आप देखते हैं कालीबंगा इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और घग्घर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा का खोजकर्ता बीबी लाल, बिक्के थापर और अमलानंद घोष है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और कालीबंगा राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा का खोजकर्ता किसने है, बीबी लाल, बिक्के थापर, अमलानंद घोष। बीबी लाल, बिक्के थापर और अमलानंद घोष। अब अगला है बनावली। ये बनावली यह वर्तमान के हरियाणा में है और विलुप्त नदी सौसदन के तट पर स्थित है। और बनावली के खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। और किस नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती नदी। और बनावली के खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। और आइए इसकी विशेषता देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। और इस सभ्यता के नगर काफ़ी सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से बसे हुए थे। सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, इंग्लिश बोर्ड पद्धति के तहत भवन निर्माण बनाए गए थे। सामान्य तौर पर भवन बनाए गए थे और सामान्य तौर पर एक मंजिला भवन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में एक मंजिला भवन सामान्य तौर पर देखने को मिलते थे। और हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंटें के बने होते थे। वही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताओं में भवन कच्ची ईंटें के बने होते थे। और इस सभ्यता में भवन के दरवाजे पीछे की ओर खुला करती थी, लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल नगर के भवन के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी। और इस सभ्यता में नगर मुख्यतः दो भाग में विभाजित था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग सामान्य स्थलों से थोड़ा ऊंचा होता था और पश्चिमी भाग में शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। और इस सभ्यता के अंतर्गत शासन व्यापारी यानी वणिक वर्ग के लोगों में था। और इस समय समाज में 4 वर्ग के लोग उपस्थित थे, जो कि निम्न है: विद्वान, योद्धा, पुरोहित, व्यापारी। विद्वान यानी पुरोहित, उसके बाद योद्धा, श्रमिक, व्यापारी। विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी। और पूर्वी भाग सामान्य स्थलों से थोड़ा नीचा होता था और यहाँ सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे। अब आइए धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण मिला है। और आपको धोलावीरा से ही एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण मिला है। और सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल की किलाबंदी अलग अलग हो जाती थी, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहां पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों का किलाबंदी एक ही साथ होता था। कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहां पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों का किलाबंदी एक ही साथ किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक घर में एक दरवाजे, एक आंगन, एक रसोई घर और एक कुआं होता था। और आइए हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में जानते हैं। सड़क, इस सभ्यता के अंतर्गत सड़क मुख्यतः कच्ची ईंटें के बनी होती थी।
हड़प्पा सभ्यता में मकान जो था ना, भवन, और पक्की ईंट के बना होता था, पक्की ईंट का बना होता था। तो वही हड़प्पा सभ्यता में सड़क कच्ची ईंट की बनी होती थी, और इस सभ्यता के सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। और इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। इसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, और जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई, राजपथ की संज्ञा। अब आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली। और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषताएं इसकी जल निकासी प्रणाली थी। और इस सभ्यता में सड़कों के किनारे नाली हुआ करता था, और उसमें जगह जगह चैम्बर भी हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में एक विशेषता है जल निकासी प्रणाली, और जगह जगह नल लगे हुए थे, और प्रत्येक भवन के नाले को मुख्य नाली से जोड़ा गया था। हड़प्पा की समकालीन सभी सभ्यताओं में ऐसी उन्नत व्यवस्था नहीं देखने को मिली है। वही आपको हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली सबसे अद्भुत मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। वही सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली धोलावीरा में देखने को मिलती है। तो यह दोनों क्वेश्चन में आपको हम लोग स्टूडेंटों को भी कन्फ्यूज रहता है कि अद्भुत कहाँ मिला और उन्नत कहाँ मिला। तो देखिए, सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। और सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली कहाँ मिला? धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है? भारत में है। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अद्भुत, जैसे कि अद्भुत का प्रमाण मिला है धोलावीरा, अद्भुत का मिला है प्रमाण मोहनजोदड़ो से। तो देखो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान दोगलापनी करता है, और पाकिस्तान जो है ना, और अलग अलग कुछ अलग काम करता है, यानी अद्भुत काम करता है। तो अद्भुत काम करता है, तो यहीं से याद रखना है कि अद्भुत जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो से मिला है। और उन्नत, भारत जो है ना, भारत यानी इंडिया बहुत ही अच्छे देश है, और वो किसी के बारे में बुराई नहीं सोचता है। तो भारत यानी भारत उन्नत की स्थिति में है, और उन्नत जल निकासी प्रणाली धोलावीरा से मिला है। तो याद रखिएगा इसे, अद्भुत मोहनजोदड़ो से, उन्नत धोलावीरा से। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं, यह बताता है कि हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक था, क्योंकि उत्खनन से बड़े बड़े पैमाने पर स्त्री की मृत मूर्तियाँ मिली है। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए आपको मछली पकड़ने का काम और पासा खेला करते थे। और इस समय महिला के साथ साथ पुरुषों भी आभूषण किया करते थे। मतलब कह रहा है ये लाइन कि हड़प्पा सभ्यता के समय महिला के साथ साथ पुरुषों भी आभूषण पहना करते थे। आभूषण मतलब जेवर, गठिया, सोना, चांदी, आपको पुरुष भी पहना करते थे हड़प्पा सभ्यता में। और इस समय के लोग साज सज्जा पर ज़्यादा ध्यान देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग साज सज्जा पे ज़्यादा दिया करते थे। और बात किए तो हड़प्पा स्थल से ही आपको चनहुद्रो से लिपस्टिक का प्रमाण मिले हैं। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिले? चनहुद्रो से। वही लिपस्टिक है जो होंठ पे लगाती है, लिप्स पे। धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी कहने का मतलब क्या हुआ? यानी एक से अधिक ईश्वर की पूजा किया करते थे, उसे ही बहुदेववादी कहते हैं। इस सभ्यता के लोग देवी देवता, पशु पक्षी, नदी झरना, सूर्य, पृथ्वी इत्यादि की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ही पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि मंदिर का कोई प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूर्ति पूजा का पहली बार प्रचलन कहाँ देखने को मिलता है? तो आंसर होगा आपको हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रहे कि मंदिर का कोई प्रमाण देखने को मिलता है, इस सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। वही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का प्रमाण देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण देखने को नहीं मिलता है,
लेकिन वही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें मंदिर की प्रमाण देखने को मिलती है। और हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता शिव थे। हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव थे, जिसे कि आदि शिव भी कहा जाता है। इस समय शिव की पूजा 2 रूप में होता था, शिव की मानव रूप की पूजा और शिवलिंग की पूजा। और हड़प्पा सभ्यता के सबसे लोकप्रिय देवता शिव थे और जिन्हें आदि शिव भी कहा जाता था। और इस समय शिव की पूजा 2 रूप में होता था, शिव की मानव रूप की पूजा और शिवलिंग की पूजा। तो अगला लोथल। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि इस समय के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। इससे कैसे पता लगा? क्योंकि लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल, कालीबंगा, बनावली से अग्निकुंड का प्रमाण मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि इस समय के लोग यज्ञ प्रथा से भी प्रचलित थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ प्रथा से प्रचलित थे, तो हाँ, आंसर होगा हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ प्रथा से प्रचलित थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल, कालीबंगा, बनावली से अग्निकुंड का प्रमाण मिले हैं। और अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बलि प्रथा से भी प्रचलित है। बलि प्रथा, कौन प्रथा? बलि प्रथा। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। इस समय इस सभ्यता के अंतर्गत पशु बलि का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में पशु बलि का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। पशु बलि का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से ताबीज के प्रमाण मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत से भी प्रचलित थे। और इस सभ्यता के लोग अलौकिक वर्तमान जीवन में और पारलौकिक मृत्यु के बाद जीवन दोनों में आस्था रखते थे। अलौकिक मतलब आपको वर्तमान जीवन में, और पारलौकिक मतलब मृत्यु के बाद के जीवन, दोनों जीवन में आस्था रखते थे। और इस सभ्यता के सबसे आदरणीय नदी, हड़प्पा सभ्यता के सबसे आदरणीय नदी सिंधु नदी थे। और सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता। और आदरणीय पशु एक श्रृंगीय बैल था, यह बसहा बैल। और आदरणीय वृक्ष पीपल था। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे आदरणीय नदी सिंधु नदी था, और आदरणीय पक्षी फाख्ता था, और आदरणीय पशु एक श्रृंगीय बैल या बसहा बैल था, और आदरणीय वृक्ष पीपल थे। और आइए हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को देखते हैं। हड़प्पा काल में मानवों के द्वारा फसलों का अधिशेष उत्पादन यानी आवश्यकता से अधिक किया जाता था, इसलिए व्यापार काफ़ी उन्नत व्यवस्था में था। इस समय लोग कृषि कार्य ही नहीं बल्कि पशुपालन भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मानव कृषि कार्य ही नहीं बल्कि पशुपालन भी किया करते थे। और इस समय व्यापार सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में सीमित नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक भी फैला हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ फैला होता, उसमें दिलमुन और माकन मध्यस्थता करता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ फैला होता था, उसमें दिलमुन और माकन मध्यस्थता करता था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से और माकन की पहचान मकरान के तट से होता था। दिलमुन और माकन मध्यस्थता किया करता था, और दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से और माकन की पहचान मकरान तट से हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता में कृषि, तो इस सभ्यता के लोग कृषि के अंतर्गत गेहूँ, चावल, जौ, कपास, सरसों, मटर, चना इत्यादि फसल उगाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोग क्या उगाते थे? गेहूँ, चावल, जौ, कपास, सरसों, मटर, चना इत्यादि फसल उगाते थे। और चावल के दाने का साक्ष्य लोथल से मिला है, और धान की भूसी का प्रमाण रंगपुर से मिला है, और सबसे उत्तम कोटि की जौ का प्रमाण बनावली से मिला है। और चावल, हड़प्पा सभ्यता में चावल के दाने का प्रमाण लोथल से मिला है, और धान के भूसी का प्रमाण रंगपुर से मिला है। और सबसे उत्तम कोटि जौ का प्रमाण कहाँ से मिला? बनावली से मिला है। और जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला। एक साथ 2 फसल चना और सरसों उगाए जाने का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला। जोते हुए खेत कालीबंगा, और एक साथ 2 फसल चना और सरसों उगाए जाने का प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है। हल का प्रमाण बनावली से मिला है। और इस समय हल का फाल तांबा, पीतल, कांसा
और लकड़ी के बने होते थे। हल का प्रमाण बनावली से मिला। उस समय हल के फाल तांबा, पीतल, कांसा या लकड़ी के बने होते थे। इस समय के लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे। ध्यान रहे कि लोहा का प्रमाण भारतवर्ष में पहली बार 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में देखने को मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे और लोहा का प्रमाण पहली बार भारतवर्ष में 1000 ईसा पूर्व में यानी उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन इस बार बीपीएससी पूछा था। इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे स्थलों से अन्नागार जैसे स्थलों मिले हैं। सबसे बड़े अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है और बृहद स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो, बृहद स्नानागार भी मोहनजोदड़ो। शिव के मानव रूप की भी पूजा होती थी, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। शिव की 2 पूजा होती थी, शिवलिंग की पूजा और मानव रूप की पूजा। तो शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में एक सील पर ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई एक योगी की प्रतिमा मिली है। इस योगी के चारों ओर कई जानवर, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंसा, हिरन मौजूद था। इसे पुरातत्वविदों ने आदि शिव कहा है। आदि शिव कहा है। पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग भैंस, बैल, बकरी, भैंस, बैल, बकरी, हाथी, ऊंट, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि से प्रचलित है। गुजरात के लोग हाथी पालते थे। हाथी। गुजरात के लोग क्या पालते थे? हाथी। गुजरात के इसी सुरकोतदा से घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं। गुजरात में स्थित सुरकोतदा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण कहाँ से मिला है? सुरकोतदा से। सुरकोतदा से। उद्योग धंधा। इस सभ्यता के लोग वस्त्र उद्योग, मृदभांड उद्योग और धातु उद्योग से प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र उद्योग, मृदभांड उद्योग यानी मृदभांड यानी मिट्टी से बना हुआ चीज यानी मृदभांड और धातु उद्योग से भी प्रचलित है। और हड़प्पा काल में मुख्य तौर पर 2 प्रकार के मृदभांड के प्रमाण मुख्य तौर पर देखने को मिलता है, गेरुआ रंग और लाल और काले रंग का। गेरुआ रंग और लाल और काले रंग का। लोथल नामक स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड के प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है चित्रित धूसर प्रमाण। और इस पर कौवा और लोमड़ी के चित्र अंकित था, जो यह बताता है कि इस सभ्यता का लोग विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र से भी अवगत थे। इस सभ्यता के अंतर्गत सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। इस बार आपको बिहार दरोगा मेल से पूछा है कि सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में। और वस्त्रों की रंगाई सिलाई होता था। आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वस्त्रों की रंगाई होता था और सिलाई भी होता था। इसका प्रमाण कहाँ से मिला? धोलावीरा से। रंगाई सिलाई का प्रमाण धोलावीरा से। और सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण मोहनजोदड़ो से। और रंगाई सिलाई धोलावीरा से। आगे है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में देखने को मिला है और यह लिपि पूर्णतः प्रकाश में 1923 में आई है, लेकिन इसको आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसलिए आज भी इस सभ्यता के जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। हड़प्पा सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत यानी पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त वस्तु है। और हड़प्पाई लिपि में विद्वानों ने भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा है। हड़प्पाई लिपि को विद्वानों ने भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा है। इस लिपि का मुख्यतः दाईं से बाईं ओर लिखा जाती है। इस लिपि में मूल चिन्हों की संख्या 64 है। हड़प्पाई लिपि को विद्वानों ने भाव चित्रात्मक और पिक्टोग्राफ कहा है। हड़प्पाई लिपि को क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ। और यह लिपि मुख्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और इस लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी है? 64। हड़प्पाई स्थल धोलावीरा से 10 मूल चिन्हों का प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई स्थल धोलावीरा से 10 मूल चिन्हों का प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई स्थल धोलावीरा से 10 मूल चिन्हों का प्रयोग कर एक बड़े अभिलेख लिखे गए हैं, इसका प्रमाण मिला है। और हड़प्पाई सभ्यता के अंतिम संस्कार की विधियाँ।
तो हड़प्पा संस्कृति में अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे प्रचलित दाह संस्कार की विधि प्रचलित था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब होता है गड्ढा खन के पूरे शरीर को ढक देना, वही होता है पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण यानी आपको सत्य सिर्फ बीग देना यानी रख देना मिट्टी पे, और वह होता है आंशिक समाधिकरण। और दाह संस्कार यानी जलाना। और RH-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा नामक स्थल से देखने को मिलता है। RH-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा नामक स्थल से देखने को मिलता है। और युगल समाधान लोथल से मिला है। युगल समाधान का प्रमाण लोथल से मिला है। युगल समाधान का प्रमाण लोथल से मिला है। और आपको RH-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। और रोपर हड़प्पाई स्थल रोपर से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। रोपर से एक मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण एक और मिला है बुर्ज होम से। तब बुर्ज होम अगर क्वेश्चन पूछेगा पाषाण युग में तब होगा बुर्ज होम, और अगर हड़प्पाई काल में पूछेगा तो हो जाएगा रोपर। तो रोपर से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला? रोपर से। और पाषाण युग में बुर्ज होम से, हड़प्पा में रोपर से। और मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला? तो आपको मिला है बुर्ज होम से। और वही आपको मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला? इसमें बुर्ज होम ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन होगा रोपर। कुछ महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि रोपर की बात की तो रोपर पंजाब में है। और रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। और रोपर का खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। रोपर का खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और रोपर जो है ना, यह आज़ाद भारत का उत्खनित प्रथम स्थल है। आज़ाद भारत के बाद उत्खनित प्रथम स्थल रोपर है। और रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। और रोपर का खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। अगला है आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन आलमगीरपुर की खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। आपको रोपर और आलमगीरपुर की खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर। अगला है रंगपुर जो है ना, गुजरात में मादर या भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में मादर या भादर नदी पर। और रंगपुर की खोजकर्ता रंगनाथ राव है। लोथल का खोजकर्ता भी रंगनाथ राव और रंगपुर का खोजकर्ता भी रंगनाथ राव। और आपको रंगपुर है मादर या भादर नदी के तट पर। अगला है धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इसका खोजकर्ता जेपी जोशी RS बिष्ट। धौलावीरा खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी RS बिष्ट। धौलावीरा खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी RS बिष्ट। और एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण धौलावीरा से मिला। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। अगला है राखी गढ़ी। यह वर्तमान में भारत के सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। राखी गढ़ी यह हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और राखी गढ़ी के खोजकर्ता है प्रोफेसर सूरज भांड। राखी गढ़ी कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है? राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और आपको राखी गढ़ी खोज करता है प्रोफेसर सूरज भांड। अगला है कोट दीजी या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कोट दीजी खोज करता है फजल अहमद खां। कोट दीजी कहाँ है? कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर। अब कोट दीजिए खोज करता है फजल अहमद खान। अगला है सुतका गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। सुतका गंडोर के खोज करता ओरेल स्टेइन है। सुतका गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और सुतका गंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। और सुतका गंडोर का खोज करता है ओरेल स्टेइन। और हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ है, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। लेकिन इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बाढ़। हाल ही के दिनों में IIT खड़गपुर में हुई रिसर्च यह बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है। हाल ही के रिसर्च में IIT खड़गपुर ने यह बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? पतन होने का बाढ़ है।
सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस आर राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है? बाढ़। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस आर राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है? बाढ़। और गॉर्डन चाइल्ड्स और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन है बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। अमलानंद घोष और ओरेल स्टेन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष और ओरेल स्टेन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। एम आर साहनी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन है जल प्लावन। यू आर केनेडी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन मलेरिया से महामारी से हुआ। यू आर केनेडी नामक विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन है मलेरिया जैसे महामारी के कारण हुआ है। अब कुछ अन्य तत्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे कि बात किया तो हड़प्पा सभ्यता के अंत का सबसे बड़े ईंट का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। और वक्राकार ईंट चंद्रदुर्ग से मिला है। तो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का सबसे बड़े ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। वही पूछेगा कि वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ मिला है? तो चंद्रदुर्ग में मिला। चंद्रदुर्ग एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहाँ से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला। चंद्रदुर्ग यह पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। और यह चंद्रदुर्ग जो है ना, चंद्रदुर्ग एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहाँ से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। और इस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से अवगत थे, क्योंकि तांबा और तीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। और कांसा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से अवगत थे। और भारत में सर्वप्रथम चांदी को उपलब्धता हड़प्पा सभ्यता के अंत राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। चांदी को उपलब्धता सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। लोथल से तराजू के पल्ले का प्रमाण मिला है। और वही बटखारा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। बटखारा, इसको याद रखने का ट्रिक है कि बटखारा में 4 अक्षर है, तो बट मोहनजोदड़ो बड़ा है, तो बटखारा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। और तराजू के पल्ले का प्रमाण, तराजू के पल्ले छोटा है, तो कहाँ से मिला? लोथल से। तराजू के पल्ले का प्रमाण लोथल से और बटखारा मोहनजोदड़ो से। मांडी नामक हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाथी का दांत का पैमाना लोथल से मिला। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूँ और जौ था। और इस समय के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। अन्न का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अन्न का प्रमाण हड़प्पा से मिला। अन्न का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला अन्न का प्रमाण। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया। मेहुला। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा था? टेराकोटा। हड़प्पाई मोहरों पर शेर का चित्र अंकित नहीं था। शेर का चित्र अंकित नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से प्रचलित नहीं थे। और हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से वृषभ आकृति वाले मोड़े मिले। वृषभ आकृति वाले मूले कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से वृषभ आकृति वाले मोड़े मिले। तो वृषभ आकृति वाले मोड़े कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रमाण मिला है। तो शवों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है हड़प्पा से। और शवों को जलाने का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। अलंकृत हाथी, मनके बनाने के कारखाने और गुड़िया इत्यादि का प्रमाण चंद्रदुर्ग से मिला है। अलंकृत हाथी, मनके बनाने के कारखाने और गुड़िया का प्रमाण चंद्रदुर्ग से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता है दयाराम साहनी और मोगराखाल दास बनर्जी। अलेक्जेंडर एक ऐसा पुरातत्वविद थे जो हड़प्पा सभ्यता के तत्व को नहीं समझ पाए थे। अलेक्जेंडर एक ऐसा पुरातत्वविद थे जो कि हड़प्पा सभ्यता के तत्व को नहीं समझ पाए थे। दधेरी पंजाब में है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई स्थल है जो पंजाब में है। दधेरी क्या है? दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई स्थल जो पंजाब में स्थित है। अब मानव समाज
है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मानव समाज क्या? मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नर्तकी की कांस्य की मूर्तियाँ, मातृदेवी की मूर्ति, एक सील पर ध्यान में मुद्रा, एक सील पर ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई इत्यादि का परिणाम मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है, इसका प्रमाण हड़प्पा से मिला है। बैलगाड़ी का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। बैलगाड़ी का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी होती थी और हड़प्पा सभ्यता की देन। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। बहुत देर बाद मूर्ति पूजा, नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की देन। भारत में नगर का पहला साक्ष्य मिला है और हड़प्पा सभ्यता में बहुत देर बाद मूर्ति पूजा, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, सड़क, महिलाओं का सम्मान इत्यादि प्रणाली। धौलावीरा नामक हड़प्पाई स्थल यूनेस्को ने 2021 में अपने सूची में शामिल किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग के प्रयोग करते थे। लाल रंग। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का बाग कहा जाता है। पुजारी के प्रशस्तर की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी के प्रशस्तर की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से मिला है। हुलासा हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुलासा हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडी उत्तर प्रदेश। मांडा था आपको जम्मू कश्मीर में, जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु था मांडा। और यहाँ है मांडी कहाँ? उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडी उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950-52 में हुआ और यह उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के तट पर से। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर से। इस हस्तिनापुर, यह भी आपको इस बार आपको 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस में पूछा कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? 1950 से 1952 के बीच हुआ है और हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। और सनौली यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और सनौली से मानव समाधान मिला है। सनौली से मानव समाधान का प्रमाण सनौली से मिला। यह उत्तर प्रदेश में। हड़प्पाई स्थल मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो यह पूरा आपको हड़प्पा सभ्यता हुआ समाप्त। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।